नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम जानेंगे यूक्रेन देश के बारे में। बहुत कुछ जानने को है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में हम क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये सब टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। यूक्रेन की ज्योग्राफी को समझेंगे। यहाँ पे यूक्रेन के माउंटेन्स, रिवर्स, एग्रीकल्चर, एवरीथिंग शैल बी कवर्ड। उसके अलावा यूक्रेन के जो नेबर्स हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का ये। उसके बाद देखो, यूक्रेन की टाइमलाइन समझेंगे। यूक्रेन के टाइमलाइन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। फाइनली हम ये दो टॉपिक्स को कवर करेंगे कि यूक्रेन की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है, यूक्रेन एक इम्पॉर्टेंट कंट्री क्यों है रशिया के लिए, यूएस के लिए एंड ऑफ कोर्स पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए। और फाइनली हम यूक्रेन के जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस को भी डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। और वेरियस गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए स्टडी आई क्यू के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि एसएससी एग्ज़ाम, बैंक एग्ज़ाम। उसके अलावा यूपीएससी के लिए भी हमारा एक कोर्स अवेलेबल है और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए अलग से आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। आप हमारे कोर्सेज टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं studiiq.com पे, या फिर आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं। ना फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर इज़ यूक्रेन? तो यहाँ पे आप देखोगे ये है इंडिया और यहाँ से हमको नॉर्थ वेस्टर्न साइड की तरफ जाना होगा। और यहाँ पे जो आप ये पानी देख रहे हो, ये क्या है? ये है कैस्पियन सी। और फिर थोड़ा और हम जब आगे जाते हैं तो यहाँ पर आता है ब्लैक सी। यहाँ पे जो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ ये है ब्लैक सी, और ब्लैक सी के करीब ये है यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी है कीव। यूक्रेन के आसपास बहुत देश मिलेंगे आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं ये। यहाँ पे आप देखोगे मोल्डोवा, जिसकी कैपिटल है चिसिनाउ। और फिर है रोमेनिया, जिसकी कैपिटल है ब्यूकारेस्ट। बुचारेस्ट नहीं कहते, ब्यूकारेस्ट कहते हैं इसको। फिर आप देखोगे हंगरी के साथ भी अपनी ये बॉर्डर शेयर करता है, और हंगरी की कैपिटल है बुदापेस्ट। ज़्यादातर कन्फ्यूजन क्या होता है कि रोमेनिया और हंगरी की कैपिटल लोग कन्फ्यूज़ कर लेते हैं, तो याद रखिएगा हंगरी है बुदापेस्ट और रोमेनिया की है ब्यूकारेस्ट। और फिर ये है यहाँ पे स्लोवाकिया, यहाँ पर इसकी कैपिटल है ब्रातिस्लावा। और फिर हम पोलैंड की तरफ आ जाते हैं, इसकी कैपिटल सबको पता ही होगी, वॉर्सो। और फिर है यहाँ पे बेलारूस, जिसकी कैपिटल है मिन्स्क। लोग काफ़ी बार मैंने देखा है लिखते हैं कि मिन्स्क उनको लगता है कि फिनलैंड की कैपिटल है। ठीक है, फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी यहाँ पर। ठीक है, और फिनलैंड काफ़ी दूर भी है, रास्ते में ये बाल्टिक कंट्रीज़ भी आती हैं। फिर फाइनली बहुत बड़ा रशिया है यहाँ पर। आप देखोगे रशिया के साथ यूक्रेन अपनी बहुत बड़ी, सबसे बड़ी बॉर्डर शेयर करता है। देखो ये एक ज़्यादा क्लोजअप मैप है यूक्रेन का। यूक्रेन की कैपिटल यहाँ पे है, इसका नाम है कीव। अब देखोगे यहाँ पर क्राइमिया, जो रशिया ने एनेक्स कर लिया है फ्रॉम यूक्रेन। अभी भी क्राइमिया पे काफ़ी विवाद है। कई देश ये मानते हैं कि क्राइमिया आज भी यूक्रेन की ज़मीन है, मगर कई देश समझते हैं कि अब वो रशिया की ज़मीन है। तो यहाँ पर क्राइमिया के पास जो आप यहाँ पे सी देख रहे हो, इसको कहते हैं द सी ऑफ एजोव, AZOV। मैं स्पेलिंग नीचे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब वैसे अगर आप यूक्रेन के जोग्राफिकल फीचर्स देखो तो नॉर्दर्न साइड में आपको यूक्रेन में पहाड़ मिलेंगे। ये पहाड़ काफ़ी फेमस है, इनको कहते हैं कैरपैथियन माउंटेन्स। ठीक है, ये स्पेलिंग नीचे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कैरपैथियन माउंटेन्स, पूछ सकते हैं आपसे कहाँ पे है। अच्छा, ये कैरपैथियन माउंटेन्स ही यूक्रेन को उसकी हाईएस्ट पीक देते हैं, सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है होवरला माउंटेन। ऑलराइट, यूक्रेन का हाईएस्ट पीक है ये होवरला माउंटेन। सिर्फ 2061 मीटर्स के आसपास का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है कंपेयर टू अदर माउंटेन्स अराउंड द वर्ल्ड। यूक्रेन के आसपास आपको प्लेटो बहुत मिलेंगे, और जो इसका यहाँ पे बीच का एरिया है जहाँ पे ये नदी बहती है इसकी, वो एरिया काफ़ी फर्टाइल है। और यहाँ पर वीट की खेती बहुत ही बड़े स्केल पर होती है। यूक्रेन एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है वीट का, और पूरे यूरोप में इसका वीट एक्सपोर्ट होता है। इसलिए यूक्रेन को ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप भी कहते हैं। जैसे आपको पता है एक ज़माने में पंजाब को कहते थे ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया, क्योंकि वहाँ पर वीट बहुत ही बड़ी मात्रा में उगाया जाता था। अगर हम रिवर्स की बात करें तो यूक्रेन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जैसे कि देस्ना, दिनाइपर और दिनाइस्तर और डोनेट्स। मगर इसमें से दो मेन हैं, एक तो है दिनाइपर और फिर है यहाँ पे दिनाइस्तर। तो देखो दिनाइपर आप यहाँ से देख सकते हो कि बेलारूस से होते हुए यूक्रेन में आती है। तो ये दो कंट्रीज में बहती है, बेलारूस से शुरू होती है और फिर यूक्रेन में बहते हुए यहाँ पर ब्लैक सी में आगे बह जाती है। फिर है दिनाइस्तर, दूसरी रिवर, वो यहाँ से आती है पोलैंड की बॉर्डर के जो करीब का एरिया यहाँ से, और फिर ये भी इवेंचुअली यहाँ पर ब्लैक सी में बह जाती है।
यूक्रेन ने कभी इनलैंड वाटरवेज पे ज़्यादा काम नहीं किया, मगर यूक्रेन राफ्टिंग के लिए काफ़ी फेमस है और उसके अलावा एडवेंचर स्पोर्ट्स भी काफ़ी होते हैं यहाँ पर। यूक्रेन में एडवेंचर स्पोर्ट्स मतलब के रोमांच के लिए लोग यहाँ पे आते हैं और एडवेंचर टूरिज्म से यूक्रेन की इकोनॉमी को भी काफ़ी बूम मिलता है। यहाँ पे जो नॉर्थ एरिया में जो माउंटेन्स है यूक्रेन के, वहाँ पे झरने भी है बहुत फेमस, वो भी काफ़ी बड़ी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अभी तक आप लोगों ने मैप में देखा कि यूक्रेन की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो क्या है। अब इस लोकेशन की सिग्निफिकेंस के बारे में आपको बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यूरोपियन यूनियन रशिया पे कितना डिपेंडेंट है उसकी एनर्जी नीड्स के लिए। ये काफ़ी हद तक हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, एक बार इसको आप समझ जाइए। यूरोपियन यूनियन अपनी 60% जो नेचुरल गैस है और उसके अलावा ऑयल भी वो इम्पोर्ट करता है। अब जो ये इंपोर्ट करता है उसमें से 40% इंपोर्ट सिर्फ एक देश से आता है, वो है रशिया। अब ये मैं यूरोपियन यूनियन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर हम कुछ एक पर्टिकुलर कंट्रीज़ को देखें, फॉर एग्जांपल जर्मनी, उसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज है जैसे हंगरी, उनकी हम बात करें तो वो कम्प्लीटली रशिया पे डिपेंडेंट है अपनी नेचुरल गैस के लिए। इसलिए यूरोपियन यूनियन में काफ़ी बार ये आवाज़ भी उठी है कि यूरोपियन कंट्रीज़, कई यूरोपियन कंट्रीज़ जिसमें पोलैंड भी शामिल है, स्वीडन भी शामिल है, वो बहुत ज़्यादा ही डिपेंडेंट है रशिया पे फॉर देयर एनर्जी नीड्स। अब जब आप किसी कंट्री पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो तो कल को वो कंट्री कुछ गलत कदम उठाता है, जैसे फॉर एग्जांपल रशिया ने उठाया था जब रशिया ने क्राइमिया को अनेक्स कर लिया, तो वो कंट्रीज़ उसके अगेंस्ट बढ़ चढ़ के स्टेप्स नहीं ले पाते। उस कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगाने से वो कतराते हैं क्योंकि उनको पता है उनकी इकोनॉमी पर भी उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि रशिया के पास एक लीवरेज है उनके ऊपर। ये पॉइंट थोड़ा और समझते हैं आगे। अब ज़रा इस मैप पे नज़र डालो। जो जियोपॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनको इस मैप से ही बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, मगर फिर भी मैं इलेबरेट करूँगा। यहाँ पे जो आप रेड पॉइंट्स देख रहे हो ये बहुत सारी पाइपलाइंस का एंट्री पॉइंट है, ऑलराइट, और जो ब्लू पार्ट है ये एग्जिट पॉइंट है। मतलब कि आप देख सकते हो रशिया में आपको पता है नेचुरल गैस का भंडार है, ऑयल का भंडार है। रशिया एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है नेचुरल गैस का और ज़्यादातर वो यूरोप को ही एक्सपोर्ट करता है। अब एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ पाइपलाइन भी चाहिए होगी उसको, ऑब्वियस सी बात है। इंडिया में आपको पता है नेचुरल गैस आज भी हम लोग बहुत ही सस्ते दाम पे क्यों नहीं ला पाते, इवन दो हमारे आसपास की जो कंट्रीज़ है ईरान और भी बहुत सारी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर नेचुरल गैस का भंडार है। उसका रीज़न सिंपल है कि पाकिस्तान ने कभी एक इंटेंशन नहीं दिखाई कि उसके आसपास से एक पाइप निकल जाए, ठीक है। अब एक ज़माना था, अब आपको पता है यूक्रेन को आज़ाद हुए करीब 20 साल के आसपास हुए हैं। 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया था उसके बाद यूक्रेन को आज़ादी मिली थी। तो उसके बाद से रशियन फेडरेशन के साथ यूक्रेन ने काफ़ी अच्छे अपने रिलेशंस भी बना दिए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फ़ायदा उठाएंगे। वो रशिया को इजाज़त देंगे कि वो यूक्रेन से बहुत सारी अपनी ऑयल की पाइपलाइंस निकाल ले, क्योंकि रशिया को ऑयल बेचना है पूरे यूरोप को। रशिया में ऐसा तो है नहीं कि एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा हैं या फिर एक बहुत बड़ी बूमिंग इकोनॉमी है यूएस की तरह। बेसिकली अपने रिसोर्सेज बेच के ये खाते हैं, अपना ऑयल बेच के, नेचुरल गैस बेच के, उसके अलावा और अभी यूरेनियम वगैरह भी बेचते हैं ये। तो जब से रशियन फेडरेशन वजूद में आया है बहुत सारी ऑयल पाइपलाइंस और नेचुरल गैस की पाइपलाइंस रशिया से डाली गई है और ये यूक्रेन के थ्रू पूरे यूरोप में जाती है। इससे जो वेस्टर्न यूरोप है उनको सस्ते में एनर्जी मिल जाती है, वो डेवलप करते हैं। रशिया को फॉरेन एक्सचेंज करेंसी मिल जाती है। रशिया उसका डेवलपमेंट में तो इतना खर्च करता नहीं है, ज़्यादातर अपनी मिलिट्री को एक्सपेंड करता रहता है और यूक्रेन को बेसिकली इतनी सारी पाइपलाइंस को अपने थ्रू गुजारने के लिए उसकी कमीशन मिल जाती है, जिसकी वजह से यूक्रेन में भी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ठीक ठाक है। अब यूक्रेन को एक पुअर देश बिल्कुल भी नहीं कह सकते, इवन दो इनके यहाँ एक इकोनॉमिक संकट आया था, मगर वो और चीज़ थी, दैट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। अब ये मैप देख के आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि ओवर द ईयर्स पाकिस्तान ने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खोई है बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज करेंसी अर्न करने की, क्योंकि पाकिस्तान भी एनर्जी हंगरी इंडिया और बाकी जो साउथ एशिया में कंट्रीज़ हैं उनके लिए पाइपलाइन प्रोवाइड कर सकता था थ्रू ईरान या और कंट्रीज़, मगर पाकिस्तान ने कभी किया नहीं। तो पाकिस्तान में भी आपको इतनी सारी पाइपलाइंस दिखती। तो देखो अब इन पाइपलाइंस का यूक्रेन को एडवांटेज भी मिलता है, डिसएडवांटेज भी मिलता है। एडवांटेज ये मिलता है कि यूक्रेन के पास एक बहुत ही बड़ा ट्रम्प कार्ड है अगेंस्ट रशिया। रशिया कभी भी यूक्रेन पर कम्प्लीटली बड़े स्केल पर अटैक नहीं कर सकता या फिर उसको इन्वेड नहीं कर सकता, क्योंकि यूक्रेन की आर्मी ने अगर यहाँ पे जो पाइपलाइंस हैं, ये जो वेन्स हैं जिससे गैस से भेजी जा रही है पूरे यूरोप में,
इन पर अगर कुछ कर दिया तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा, जिसको ठीक करने में, जिसकी रिकवरी करने में कई साल लग सकते हैं। मगर साथ ही साथ सिंस यूक्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन में बैठा हुआ है, तो इस वजह से ये यूएसए का भी एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट बनता है। यूएसए का एक कांस्टेंट एंडेवर रहता है कि रशिया को सर्कल करके रखा जाए, रशिया को कॉर्नर करके रखा जाए, और रशिया के जो ऑप्शंस हैं उनको जितना भी वो लिमिट कर सकें उतना वो लिमिट करने की कोशिश करते हैं। यूएसए की ग्रैंड स्ट्रेटजी में एक उनका कदम ये था कि यूक्रेन को वो यूरोपियन यूनियन में लाना चाहते थे, और यूक्रेन में भी इस इशू को लेकर एक बहुत बड़ा डिवाइड है। यूक्रेन बेसिकली आधा जो यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट है ये चाहते हैं कि ये यूरोपियन यूनियन के साथ वो जुड़ जाएं, और बेसिकली ये यूक्रेनियंस होने में काफ़ी प्राउड करते हैं। फिर यहाँ पर जो ईस्टर्न पार्ट है यूक्रेन का, यहाँ पे जो लोग हैं ये मानते हैं कि हिस्टोरिकली उनके रशिया से बहुत अच्छे रिलेशन है, और ये जो पूरी कंट्री है ये स्लाव्स से बनी कंट्री है, और सिंस यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है यूक्रेनियन वो भी रशियन से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, तो उनको रशिया के स्पेयर में रहना चाहिए, उनको यूरोपियन यूनियन ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अब यूरोपियन यूनियन भी चाहता है कि यूक्रेन उनकी साइड आ जाए, क्योंकि एज आई टोल्ड यू, अगर एक कंट्री जहाँ से इतनी सारी पाइपलाइन जा रही हैं यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, तो उनको एक एडवांटेज मिलता है, वो कल को चाहे तो यूक्रेन को और ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं अगेंस्ट रशियन बुलिंग। अब यहाँ पर एक आपको दूसरी पिक्चर दिखाता हूँ, उससे आपको पाइपलाइंस जो है उसके बारे में और पता लगेगा। अब देखो यहाँ पर ये जो आप मैप देख रहे हो, ये यूरोप की जो भी पॉलिटिक्स है, कोई भी कंट्री अगर जर्मनी पोलैंड के खिलाफ कुछ बोलता है, पोलैंड रशिया के खिलाफ कुछ बोलता है, तो उसके पीछे की जो फाउंडेशन है वो ये पाइपलाइंस ही है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो पिंक एरिया है ये सारा रशिया है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है ये, और बाकी जो मैंने यहाँ पर ग्रीन पार्ट जो है यहाँ पे जो मार्क हो रखा है इस मैप में, ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो भी कंट्रीज आपको दिख रही हैं ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। क्या नॉर्वे यूरोपियन यूनियन का मेंबर है? नहीं है, मगर स्वीडन है। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे ये जो है यहाँ पे जो ओरिजिन हो रहा है, ये नेचुरल गैस फील्ड की यहाँ पर एक्सट्रैक्शन होती है। ऑलराइट, यहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है और फिर पाइप के थ्रू यहाँ से यूक्रेन से यूरोप में भेजी जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे जर्मनी एक बहुत ही बड़ा रेसिपिएंट है रशियन गैस का, स्वीडन भी एक काफ़ी बड़ा रेसिपिएंट है, बाद में पोलैंड को भी चाहिए, फिर यहाँ पे इटली भी है, फिर बाकी जो यहाँ पे आप देखोगे टर्की भी एक बहुत बड़ा रेसिपिएंट है रशियन गैस का। मगर आप देखोगे यूक्रेन के अलावा बेलारूस से भी बहुत सारी पाइप्स जा रही हैं। ऑलराइट, तो ऐसा नहीं है कि रशिया कंप्लीटली डिपेंडेंट है यूक्रेन पे और यूक्रेन पे बुली नहीं कर सकता। अब यहाँ पे अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं तो एक ऑब्वियस क्वेश्चन आपके माइंड में बनेगा, बट सर रशिया यूक्रेन को बुली करने का मतलब होता है कि उसके लैंड पे धीरे धीरे कब्जा करना, उसको असर्टिवनेस दिखाना, और ओवरऑल ये चाहना कि इस पूरी कंट्री पर रशियन गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, एक तरीके से पपेट गवर्नमेंट बन के रहे यूक्रेन की सरकार। अब रशिया ऐसा क्यों चाहता है उसके बारे में मैं आपको अभी कुछ मिनट्स में बताऊंगा। अभी ये समझो, यहाँ पे देखो बेलारूस से भी पाइप जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि रशिया कंप्लीटली यूक्रेन पे डिपेंडेंट है। अब रशिया ने 2011 में एक नई पाइपलाइन का सिस्टम शुरू किया था, वो है नॉर्ड 1। तो ये पाइपलाइन का इन्होंने आइडिया ये निकाला कि ये बेसिकली जो नॉर्डिक कंट्रीज़ है यहाँ पे ये नॉर्डिक कंट्रीज यहाँ पे स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ से पाइप गुजार कर पूरे यूरोप में भेजेंगी। अब इसमें भी आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये लगेगा कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने इस आइडिया को नकार दिया। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर रशिया की इंटेंशन जानते थे। रशिया यहाँ पे नई पाइपलाइन क्यों निकाल रही है जब ऑलरेडी इतनी पाइपलाइन निकल रही है? बेसिकली रशिया को पता है कि सिंस उसकी बहुत सारी पाइपलाइन यूक्रेन से गुजरती है, तो यहाँ पर यूक्रेन के पास एक लीवरेज है रशिया के ऊपर। तो बेसिकली रशिया यहाँ पर क्या कर रहा है कि यूक्रेन की जो इंपॉर्टेंस है उसके लिए उसको कम करने की कोशिश कर रहा है थ्रू दिस पाइपलाइन। अब रशिया के लिए यूक्रेन को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझते हैं। अब आपको ये पता होगा कि यहाँ पर जो बहुत सारी टेरिटरी है एक ज़माने में सब ये यूएसएसआर का पार्ट थी। ऑलराइट, यहाँ पे जो आपको बाल्टिक जो कंट्रीज़ दिख रही है, एस्टोनिया, लटविया, लिथुएनिया और फिर बेलारूस, यूक्रेन, ये सब कंट्रीज़ यूएसएसआर सोवियत संघ का पार्ट थी। अब यहाँ पे मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सोवियत संघ एक बहुत ही सिक्योर्ड कंट्री था अगर हम उसको यूरोप की नज़र से देखें। वेरस यहाँ पर जो अब ये बफर स्टेट्स बन गई हैं बिटवीन द वेस्टर्न यूरोप पावर्स और रशिया, इनकी वजह से जो रशियन सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं। क्योंकि क्या है कि रशिया को आपको अगर इन्वेड करना है तो आपको यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा
प्लेन एरिया चाहिए, जो ये एरिया है भी, ये जो यहाँ पे आप एरिया देख रहे हो जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये एब्सोल्युटली प्लेन है, यहाँ पे हिल्स बिल्कुल नहीं है। मतलब कि आपको इन्फेंट्री, मतलब कि सोल्जर्स, टैंक्स, आपको अगर पोलैंड से लेकर रशिया भेजने हैं, आप बेलारूस से बड़े आराम से भेज सकते हो। रास्ते में आपको कोई पहाड़ या कुछ नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल चाइना है, चाइना को इंडिया को अगर इन्वेड करना है तो चाइना के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। रास्ते में आपको पता है हिमालयन माउंटेन्स आते हैं, फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी बहुत सारे माउंटेन्स हैं, फिर और जो एरिया है वहाँ पर कश्मीर के आसपास का, वो भी, वहाँ भी रगेड टेरेन है, वहाँ भी पहाड़ हैं, बहुत सारे, ठंड होती है। एक बार अगर मान लो चाइनीज़ ट्रूप्स इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा आ भी जाते हैं तो उनको सप्लाईज वापस अपने ट्रूप्स को भेजने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इसी वजह से कई सदियों तक चाइनीज़ और इंडियन सिविलाइजेशन बिना वॉर के रहे, अनटिल ऑफ कोर्स 1962 जब एक वॉर हो ही गई। मगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सिंस एक प्लेन एरिया है, दैट इज़ वाई रशिया पे जब भी कॉन्क्वेस्ट करने की कोशिश की गई है जर्मनी द्वारा या किसी और कंट्री द्वारा, तो यहाँ से ही की गई है। हिटलर ने भी जब यहाँ पे स्टालिनग्राड को अटैक किया था रशिया को इन्वेड करने के लिए, तो वो यहीं से अपनी आर्मी लेके गया था। ऑलराइट, हालांकि अब यहाँ से जर्मनी से लेके नहीं गया था, तब तक पोलैंड भी हिटलर के अंडर था, तो सीधा यहीं से पोलैंड से वो अपनी आर्मी को, थर्ड राइट को रशिया की तरफ लेके गया था। अब रशिया के लिए सिक्योरिटी कंसर्न ये है कि अगर यूक्रेन से भी कल को कोई एनिमी रशिया पे अटैक करता है तो हो सकता है रशिया अपना सदर्न पार्ट यहाँ पे खो दे। मॉस्को तो नहीं खोएगा, ये एरिया बहुत ज़्यादा फोर्टिफाइड है, मगर ये एरिया खो सकता है। ये एरिया रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख सकते हो ये सदर्न पार्ट है और यहाँ पर खेती होती है बहुत हाई स्केल पर, और रशिया का जो ज़्यादातर एग्रीकल्चर है वो यहीं से ही होता है। ज़्यादातर जो भी ये जो खाना यहाँ पे रशियन लोग खाते हैं तो यहीं से ही उगा के खाते हैं। ऑलराइट, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूक्रेन कभी भी नेटो कंट्रीज के करीब ना जाए, यहाँ पर नेटो के ट्रूप्स कभी तैनात ना हो, यहाँ पर कभी भी प्रो यूएस फोर्सेस ना आए। इसलिए क्या है कि जो यूक्रेन के इलेक्शन हुए हैं सिंस इंडिपेंडेंस, ऑलमोस्ट ये मान लो दो कंट्रीज़ के बीच में प्रॉक्सी वॉर की गेम रही है। यूक्रेन में रशिया के स्पाइस बहुत सारे हैं, यूएसए के स्पाइस बहुत सारे हैं, और दोनों स्पाइस मिलके कोशिश करते हैं कि इलेक्शन के रिज़ल्ट इन्फ्लुएंस हो जाएं, और वो यूएसए कोशिश करता है कि यूक्रेन के अंदर एक ऐसा ब्लॉक तैयार करे लोगों का, वो जो ये माने कि रशिया की वजह से यूक्रेन इतना डेवलप नहीं कर पा रहा जितना वो डेवलप कर सकता है, और रशिया यहाँ पर प्रो रशिया एक ब्लॉक तैयार करता है लोगों का। तो बेसिकली प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, और यूक्रेन सिंस है काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर इसको अपनी साइड लाने की कोशिश की जा रही है। अब रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूक्रेन उसके साथ रहे, मगर यूक्रेन आपको पता है सिंस 2014 काफ़ी हद तक प्रो यूरोपियन हो गया है। 2014 में क्या था कि यूरोपियन यूनियन ने एक इनविटेशन भेजा था यूक्रेन को कि वो यूरोपियन यूनियन ज्वाइन कर सकता है। अब उसके बदले में यूक्रेन को बहुत सारे फंड्स भी मिलने थे डेवलप करने के लिए, क्योंकि उस वक्त यूक्रेन के जो आर्थिक हालात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। यहाँ के काफ़ी सारे जो बैंक्स थे वो क्रैश कर गए थे, इनको पैसे चाहिए थे, इनको कैश चाहिए था, इनको बिल आउट चाहिए था। तो ये जो इनविटेशन था इसको एक्चुअल में ऑर्गेनाइज किया पोलैंड ने, क्योंकि पोलैंड एक बहुत ही बड़ा जियो पॉलिटिकल एनिमी है रशिया का। तो पोलैंड ने पूरी कोशिश करी कि यूक्रेन बेसिकली यहाँ पे यूरोपियन यूनियन में आ जाए, मगर बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम खेला। उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट उस वक्त पोरोशेंको थे, पोरोशेंको को कहा कि आप रशियन फेडरेशन आपको डायरेक्ट फंड्स देंगे और आपके सारे जो बैंक्स हैं वो आपके सही हो जाएंगे, आपके जो भी अकाउंट्स हैं आप उनको सही कर सकते हो। और वो उन्होंने और भी साथ में उनको ऑफ़र दिए कि जो पाइपलाइन है उसमें ज़्यादा कमीशन देंगे हम आपको। तो ओवरऑल यूक्रेन को ज़्यादा उन्होंने पैसे ऑफ़र किए, और पोरोशेंको ने उनकी बात मान ली। अब यहाँ पे जो यूएस स्पाइस की फोर्सेस थी यूक्रेन में, उन्होंने सोचा कि ठीक है अब आप हमारी बात ऐसे नहीं मानोगे तो हम यहाँ पे रेवोल्यूशन ला देंगे। रेवोल्यूशन क्या था, बेसिकली यूएसए के पेड लोग थे जो सड़कों पे यहाँ पे आ गए, उन्होंने प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया कि यूक्रेन पर रशिया दादागिरी कर रहा है, और वो बेसिकली अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ उन्होंने एक परेड निकाली कि उनके प्रेसिडेंट बिके हुए हैं और वो रशिया के एक पपेट की तरह काम कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर प्रॉक्सी गेम्स हो रही थी। इवेंचुअली आपको पता है क्या हुआ कि यहाँ पर एक रेवोल्यूशन हुआ, पोरोशेंको की सरकार को भागना पड़ा, और फिर रशिया ने और फिर यूएसए ने यहाँ पर अपनी हिसाब से अपनी एक फ्रेंडली सरकार यहाँ पे बना दी, और जो यूक्रेन के नेक्स्ट प्रेसिडेंट थे वो प्रो यूएस थे, ज़्यादा यूएसए की तरफ फ्रेंडली थे। अब रशिया ने ये देखते हुए यही डिसाइड किया कि सिंस यूक्रेन में अब एक प्रो यूएस गवर्नमेंट आ गई है
और इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम के आने वाले 5 या 6 साल में हो सकता है कि यूक्रेन को आप एक नेटो का मेंबर भी देखो या यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी देखो। तो इसलिए रशिया ने डिसाइड किया कि ये जो एरिया है ये इसका हथियार लेगा, जस्ट टू मेक श्योर कि उसको ब्लैक सी पे एक एक्सेस मिल जाए। ऑलराइट, क्योंकि उसको पता था कि अगर यूएस गवर्नमेंट की एक फ्रेंडली सरकार यहाँ पे आ गई है तो वो ब्लैक सी में जो रशिया का एक्सेस है वो हो सकता है वो रोक दे। दैट इज़ वाई क्राइमिया पे रशिया ने जल्दी से अटैक किया। मगर रशिया के कंसर्न्स अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं। यूक्रेन काफ़ी हद तक आज भी एक कम्प्लीटली प्रो यूएस कंट्री बन गया है। रशिया के साथ उनके जो रिलेशंस हैं उन पर काफ़ी स्ट्रेन आ चुका है, और ओवरऑल जो यूएस की गेम थी यहाँ पे प्रोपेगेंडा की, वो काफ़ी हद तक इफेक्टिव है और वो जीत भी गए हैं यहाँ पे। तो इन द फ्यूचर रशिया यहाँ पे चाहेगा कि यूक्रेन के खिलाफ अगर वो कोई और मिलिट्री एक्शन लेता है तो उसके लिए ये जो पाइपलाइंस है जो यहाँ पे गुजर रही है रशिया की, वो यहाँ से हटकर इस एरिया जो है ये नॉर्डिक कंट्रीज़ का एरिया यहाँ से होते हुए वेस्टर्न यूरोप में जाए। अब यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छी टाइमलाइन है, बहुत सारे जो इवेंट्स हुए थे यूक्रेन की हिस्ट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस। मैं यहाँ पे प्री इंडिपेंडेंस की बात नहीं करूँगा, वो हिस्ट्री बहुत डीप हो जाएगी। तो देखो यूक्रेन को इंडिपेंडेंस मिली थी 1991 में, जब सोवियत संघ कोलैप्स कर गया था, और बेसिकली यहाँ पे इन्होंने रेफरेंडम रखवाया इनके नेताओं ने, और 90% वोट से यूक्रेन को इंडिपेंडेंस मिल गई। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी लंबा प्रोसेस चला एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने का, इनको 4 साल लग गए। मगर 4 साल के बाद यूक्रेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में दुनिया के सामने आया। यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना, और साथ ही साथ इनकी करेंसी भी है, जिसका यहाँ पे स्पेलिंग आप देख सकते हो, हिरविनिया इनकी करेंसी है यूक्रेन की, ठीक है। रशिया की करेंसी है रूबल, और यूक्रेन की करेंसी ये है, ठीक है, याद रख लेना। काफ़ी बार लोग सोचते हैं कि सिंस यूक्रेनियन जो लैंग्वेज है वो काफ़ी तक रशियन से मिलती है, और सिंस रशिया के बहुत ज़्यादा करीब है यूक्रेन, तो वहाँ पे भी रूबल इस्तेमाल करते होंगे, मगर यहाँ पे उनकी करेंसी है ये। तो इसको 1996 में इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद देखो 1996 के बाद से यूक्रेन ने कोशिश करी कि रशिया के साथ उसके संबंध अच्छे हो। यही वो साल था जब ऑयल पाइपलाइंस और जो नेचुरल गैस की पाइपलाइंस थी उनको और ज़्यादा डेवलप किया गया, और 1997 में रशिया और यूक्रेन ने ब्लैक सी फ्लीट का एक एग्रीमेंट साइन किया। बेसिकली रशिया चाहता था कि उसको ब्लैक सी जो है, जो मैंने आपको कई बार दिखा दिया मैप में, वहाँ पे उसकी नेवी की प्रेजेंस रहे, और उसके लिए क्राइमिया का जो पेनिनसुला था वो एक काफ़ी अच्छा रीजन था रशियन नेवी के लिए। तो इसमें यूक्रेन राज़ी हो गया, और रशिया और यूक्रेन ने एक ब्लैक सी फ्लीट का एक एग्रीमेंट साइन किया। उसके अलावा रशिया बेसिकली चाहता था कि यूक्रेन उसका एक एक बफर स्टेट बन के रहे। रशिया ने ये भी कोशिश की कि डिफेंस टाइज यूक्रेन के साथ और तरीके से भी इम्प्रूव करे। तो इसलिए रशिया ने बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग हब थे अपने हेलीकॉप्टर्स के और भी आर्टिलरी के, वो यूक्रेन में शिफ्ट कर लिए। और देखो सन 2000 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना हुई थी। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट को कम्प्लीटली शट डाउन कर दिया गया 14 साल उसके एक एक्सीडेंट के बाद। तो देखो सन 2000 से 14 साल पहले चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। यहाँ पे एक लीक हो गया जिसकी वजह से कई दसियों हज़ार लोगों की मौत हुई थी, और पूरा जो चेर्नोबिल था वहाँ पर रहने लायक कंडीशन नहीं रही थी, और काफ़ी म्यूटेशन वगैरह भी तो ओवरऑल एक काफ़ी बड़ा डिजास्टर था यूक्रेन की हिस्ट्री में ये। उसके बाद रशिया और यूक्रेन के संबंध मेरे हिसाब से ख़राब होने शुरू हुए 2002 में। 2002 में यूक्रेन ने डिसीजन लिया कि वो नेटो को ज्वाइन करने का एक फैसला लेगा, और बेसिकली उसने एक बिड डाली नेटो को कि वो नेटो ज्वाइन करना चाहता है। उस पर आगे कोई डिसीजन लिया नहीं गया, मगर इस मूव से ही रशिया को काफ़ी हद तक समझ में आ गया था कि यूक्रेन अब उसके इन्फ्लुएंस में नहीं रहा। तो ये है हमारी वीडियो का अंत। काफ़ी कुछ आप सीख गए हो यूक्रेन के बारे में इस वीडियो में, इसकी ज्योग्राफी के बारे में, इसके रिलेशंस के बारे में विद अदर कंट्रीज़, इसकी हिस्ट्री के बारे में विद रशिया, और इसकी जियोपॉलिटिकल जो लोकेशन है उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, एंड ऑल अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे और कंट्रीज़ के बारे में भी हम वीडियो बनाते रहेंगे, एंड आई होप यू विल लाइक देम। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसको शेयर भी कर सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप या जहाँ भी आप चाहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।